मुख्यार्थ बाधे तदयोगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया। जो लक्षणा है वह आरोपिता क्रिया है, वह प्रधान क्रिया नहीं है, आरोपित है। प्रधान क्रिया क्या होती है? वाचक, जो वाचकता होती है, जिसमें मुख्यार्थ का बोध होता है, वह प्रधान क्रिया होती है। लेकिन ये आरोपिता क्रिया है, इसलिए लिखा लक्षणारोपिता क्रिया। लेकिन पहला चीज है कि मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्, अन्यो अर्थो लक्ष्यते। अब यत् शब्द जो है इसका क्या मतलब है? यत् वही लक्ष्य। यत् का अर्थ करने के लिए दो प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है। यया शब्द शक्त्या अन्यो अर्थो लक्ष्यते सा लक्षणा। जिस शब्द शक्ति के द्वारा दूसरा अर्थ प्रतीत होता है वही लक्षणा होती है। लेकिन एक इसकी दूसरी व्याख्या जो करते हैं, यत् को क्रिया विशेषण के रूप में लेते हैं, वहां पर ये जो है वो प्रतिपादित होता है। लक्ष्य का अर्थ होता है प्रतिपादित, यानी दूसरी व्याख्या में रीजंत का प्रयोग किया जाता है। और ऋच प्रत्यय का अर्थ होता है प्रयोजक हेतु का व्यापार, प्रयोजक हेतु का जो व्यापार होता है। तो यहां लक्षणा यत् से लक्षणा ज्ञान का बोधक हो जा रही है। लेकिन पहली व्याख्या में लक्षणा जो है वो क्रिया की बोधक है कि यया शब्द शक्त्या अन्यार्थो लक्ष्यते। जिस शब्द शक्ति के द्वारा दूसरा अर्थ लक्षित होता है वह लक्षणा होती है। और यह पहली व्याख्या ही उचित है और अभिष्ट है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। हाँ सर, का उदाहरण क्या होगा? किसका? लक्षणा का। अभी उदाहरण दे रहे हैं, इसके बाद तुरंत उदाहरण ही पहले दे दें तब समझ में आएगा। जी सर, वैसे समझने में। अच्छा सुनो, गंगायाम घोष, ठीक है, गंगायाम घोष, गंगा पर घर है। पहले ऐसे समझो, गंगा पर घर है, तो गंगा पर घर हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं। इसलिए यहां पर मुख्यार्थ बाद हो गया। मुख्यार्थ बाद का ही मतलब होता है कि जो वाचकता है, जो पहला शब्द कहा जाता है, जिसका अर्थ निकलता है, वह वहां पर व्युत्पत्त न हो, वह सटीक न बैठे, सही न हो। उसको दो रूपों में कहा जाता है, एक अन्वयानुपपत्ति और कोई कहता है उसको तात्पर्यानुपपत्ति। तो पहले इसका अर्थ समझो कि मुख्यार्थ बाधे, जहां मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है, ठीक। और लक्षणा के साथ एक और शर्त है कि तद योगे, उस मुख्य अर्थ से जुड़ा हुआ ही दूसरा अर्थ निकलेगा, कोई दूर का अर्थ नहीं निकल जाएगा। और तीसरी शर्त क्या है कि उसमें रूढ़ या प्रयोजन होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि लक्षणा त्रिस्थूणा होती है। त्रिस्थूणा यानी तिपाई। जैसे ये टेबल होता है, वो 4 पैर का होता है, उसमें अगर एक पैर गिर भी गया तो वो खड़ा रह सकता है, भले उस पर सामान न रखा जाए, लेकिन वो खड़ा रह सकता है। लेकिन तिपाई से अगर एक पैर निकाल दिया जाए तो खड़ी हो पाएगी? नहीं होगी। इसलिए लक्षणा को कहते हैं त्रिस्थूणा। ये 3 स्तंभ वाली है, इसमें 3 स्तंभ का होना अनिवार्य है। अब वो 3 स्तंभ कौन कौन है? पहला है मुख्यार्थ बाद, और दूसरा है तदयोग। मुख्य अर्थ हो गया, फिर उससे जुड़ा हुआ ही दूसरा अर्थ आएगा, और वो जो दूसरा अर्थ आएगा उसकी भी एक शर्त है कि वह या तो रूढ़ का होगा या प्रयोजन का होगा। अभी हम दोनों को बताएंगे, समझ में आ जाएगा। पहले ये देखो, या तो वो रूढ़ का होगा या प्रयोजन का होगा। तो
अन्यो अर्थो लक्ष्यते, इससे दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, दूसरा अर्थ लक्षित होता है। यत, जो दूसरा अर्थ होता है, तो यत सा, वही लक्षणारोपिता क्रिया, वही लक्षणा होती है और वह आरोपित क्रिया होती है। लक्षणा आरोपित क्रिया होती है, मुख्य क्रिया नहीं होती है। ठीक है। अब इसको ये समझो कि मुख्य अर्थ का बाध कैसे होगा। मुख्य अर्थ के बाध का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि जहां अन्वयानुपपत्ति न हो, अन्वय की उपपत्ति न हो पावे। अब ये अन्वयानुपपत्ति जो है, जैसे गंगायाम घोषः, गंगा पर घर है, तो ये अन्वय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गंगा की धारा पर घर नहीं हो सकता। ठीक है, गंगा की धारा पर घर नहीं हो सकता। तो अब ये गंगा शब्द क्या करेगा कि अपने से युक्त, अपने से मिला हुआ एक अर्थ निकालेगा जिसकी उपपत्ति हो सके। वह क्या होगा? गंगा का किनारा। और जब किनारा है तो पूछा, प्रश्न ये उठता है कि तब गंगा तटे घोषा क्यों नहीं कह दिया? गंगायाम घोषा कहने का उसका अभिप्राय क्या है? ये प्रयोजनवती लगता है। ठीक है, ये प्रयोजनवती है और एक रूढ़िवती। कहा ना कि रूढ़ि तो अथ प्रयोजना, या तो तीसरा थोड़ा जो है वो रूढ़ि होगा या प्रयोजन होगा। तो ये है प्रयोजनवती लक्षणा। हमने उदाहरण पहले बता दिया, इसलिए समझ में आ जाएगा। तो गंगायाम घोषा में गंगायाम यानी गंगा पर का अर्थ सटीक नहीं बैठता है, इसका अन्वय नहीं हो पाता है, इसलिए वह किनारे का सहारा लेता है। ठीक है, उसका अर्थ हो जाएगा गंगा का किनारा। तो फिर कहता है किनारा अगर है तो गंगा तटे कह लेते, नहीं, गंगा तटे कहने से वह भाव नहीं आएगा जो गंगायाम कहने से आ रहा है। क्या मतलब है कि उसका कुछ प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? शैत्य और पावनत्व। गंगा के ऐसे किनारे हैं कि जब भी शाम को ठंडी हवा बहती है तो गंगा की धाराओं से लग करके वो हमारे शरीर तक पहुंच जाती है, शीतलता। और सवेरे भी हम उठते हैं तुरंत गंगा में स्नान कर लेते हैं। उसकी शीतलता और पवित्रता कहना ही कवि का अभिप्राय है कि उसने कहा गंगायाम घोषा। इसलिए कहते हैं कि अरे उनका घर तो बिल्कुल स्टेशन पर ही है। अरे स्टेशन पर तो गाड़ी रहती है, टीटी रहता है, स्टेशन पर घर कैसे होगा? लेकिन स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ है, गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, गाड़ी जब आती है तो घर से निकल के पकड़ लेते। उनका घर स्टेशन पर है, तो स्टेशन पर घर नहीं होगा, बिल्कुल स्टेशन से समीप होगा। ये उसके कहने का प्रयोजन है कि इतना निकट है कि उसको आप दूर नहीं कर सकते। जैसे अब कहें कि पटना गंगा नदी के किनारे है, तो गंगा के तट पर है, तो गंगा के तट पर जो पटना है तो पूरी पटना सिटी है, और उसकी शीतलता और पावनत्व का बोध जो बिल्कुल उसके किनारे होगा। तो यहाँ एक प्रयोजन है शीतलता और उसके पवित्रता का बोध कराने के लिए। ये हुआ मुख्यार्थ बाद। तो ये अन्वयानुपपत्ति जो है, इस जिसे मुख्यार्थ कहते हैं, मुख्य अर्थ बाधित हो गया, मुख्य अर्थ नहीं बैठा तो वहां लक्षणा होगी। अब इसी को ये नागेश भट्ट अपनी परम लघु मंजूषा, पुस्तक का नाम उनका लिख लो, नागेश भट्ट ने परम लघु मंजूषा नाम की पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने कहा कि ये मुख्यार्थ बाधे का अर्थ अन्वयानुपपत्ति नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या करना चाहिए? तात्पर्यानुपपत्ति। अब अन्वयानुपत्ति तात्पर्यानुपत्ति में क्या अंतर है? इनका कहना है कि अगर दही रखी हुई है घर में, माँ छत पे दही रख के आती है और पुत्र से कहती है कि काकेभ्यो दही रक्षताम, कौवे से दही की रक्षा करना, तुम यहीं बैठे रहो। तो अगर मान लो कि बिल्ली खाने लगे तो लड़के को नहीं हटाना चाहिए,
क्योंकि माँ ने तो कहा है कि कौवे से उसकी रक्षा करना है, और यहाँ मुख्यार्थ बाध भी नहीं हो रहा है, वो कौवे से उसकी रक्षा भी कर रहा है। लेकिन क्या रक्षताम कहने से अभिप्राय ये है कि अगर बिल्ली खाती है तो छोड़ दो? नहीं, दद झुप घातक जितने भी जीव हैं उन सब से तुम मुस्तहिक की रक्षा, न केवल कौवे से। तो अब ये सबसे करो तो ये तो अन्वय अनुपत्ति में आता ही नहीं है, तब न लक्षणा होगी। कहा कि रक्षताम में लक्षणा तब होगी जब उसमें हम तात्पर्यानुपत्ति लेंगे, क्योंकि अन्वयानुपत्ति करने पर तो उसका अन्वय बन जाता है, मुख्यार्थवाद होता ही नहीं है, वो तो कवि से उसकी रक्षा कर ही रहा है। तो नागेश भट्ट ने कहा कि यहाँ मुख्यार्थ बाधे का अभिप्राय तात्पर्यानुपत्ति लेना चाहिए। ठीक है, तो मुख्यार्थ बाध हो गया, और इसके बाद तदयुक्त हो गया, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब तीसरा क्या है कि रूढ़ी तो अथ प्रयोजना, या तो उसमें रूढ़ी हो या उसका प्रयोजन हो। अब रूढ़ी क्या है? जैसे कुशल का अर्थ क्या होता है? कुशल का अर्थ होता है निपुण। हम कहते हैं कि वह गाड़ी चलाने में बहुत कुशल है, वह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक काम में बहुत ही कुशल है। लेकिन कुशल का अर्थ तो नहीं है। कुशल का अर्थ क्या होगा? कुशम लातीत कुशल, जो कुश को लाता था उसको कुशल कहा जाता था। जब गुरुजी अपने शिष्यों को भेजते थे जंगल में कि हमारी पूजा सामग्री के लिए कुश लेके आओ, जब वो कुश लेने जाता था तो कुश के अंकुश जो होते हैं अग्रभाग, वो बड़े तीक्ष्ण होते हैं और वो हाथ को काट देते हैं। तो कुछ शिष्य ऐसे होते थे जो ले भी आते थे और उनके हाथ विक्षत भी नहीं होते थे, हाथ भी नहीं कटते थे। तो गुरुजी को ये तो बड़ा निपुण है भाई, ये कुशल लाता है, ये कुश लाता है, तो इसके हाथ नहीं कटते हैं, बाकी लाते हैं तो कट जाते हैं। कहा तो तुम ही कुश लाया करो। अब वो कुश लाते लाते कुशल हो गया, और चूंकि वो तीव्र था, निपुण था, इसलिए कुशल शब्द निपुण अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। जबकि वस्तुतः कुशल का अर्थ होता है कुश लाने वाला। जबकि हम किसी भी क्रिया के लिए कह देते हैं कि यह व्यक्ति इसमें कुशल हो गया है। तो अब ये कुशल शब्द जो है वो निपुण के अर्थ में रूढ़ हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये दो में से एक होना चाहिए, या तो रूढ़ होना चाहिए, रूढ़ी, और या कोई प्रयोजन होना चाहिए, तभी लक्षणा परिपूर्ण होगी। और इसके द्वारा जो हमें ज्ञान होता है, दूसरा जो अर्थ प्रतीत होता है, वह लक्षणा के द्वारा होता है, वही लक्षणा आरोपिता क्रिया है। तो अन्यो अर्थो यत् लक्ष्यते, अन्यो अर्थो यत् लक्ष्यते, जो दूसरा अर्थ लक्षित होता है वही लक्षणा आरोपिता क्रिया है, वही लक्षणा क्रिया है और उसे आरोपित क्रिया कहते हैं। ठीक है, लक्षणा के लिए तीन शर्त हो गई, मुख्यार्थवाद, उससे युक्त होना, और ये रूढ़ अथवा प्रयोजन। तदयुक्तों से अभिप्राय यह है ना कि जैसे व्यंजना है तो व्यंजना में तदयुक्त होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, लक्षणा में तदयुक्त होना भी आवश्यक है और मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। व्यंजना में मुख्यार्थ का बाद भी नहीं होता है, तदयुक्त भी नहीं होता है, फिर भी दूसरे तीसरे चौथे पांचवें अर्थ निकलते रहते हैं। वो वक्ता और श्रोता की बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है, और किसी भी व्यंग्यार्थ को समझने के लिए श्रोता और वक्ता को संबंधित घटना की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई कहता है, कोई बहुत बहादुर आदमी आता है, हम कहें कि बिल्कुल ये भीम काय था, और जो भीम को जानता ही नहीं वो इसका अर्थ कैसे लगाएगा? इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों को तत्संबंधी ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, ये हुई मुख्य लक्षणा, लक्षणा किसे कहते हैं। अब इसके भेद को हम कल बताएंगे। ठीक है,
एक चार्ट बना देंगे। तुम लोग आज हम कह रहे हैं जाके घर पढ़ना, ये 4 कारिका हम कल पूछेंगे कि किसको याद हो गई। ठीक है, चारों कारिका, जैसे स्वसिद्धे पराक्षेप परार्थे स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव साधिता सारोपान्यास्तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा विषयंत कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्यवसानिका भेदाबुभौ सादृशात् संबंधार्थ